तो दिस इज एम के वेलकम टू लेट्स गो। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 के सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडी से संबंधित भूगोल का यह पाठ्यक्रम है। इसमें हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बेस्ड बुक है ये, सौर मंडल में पृथ्वी। पहला इसका आपका पाठ है सौर मंडल में पृथ्वी। जानेंगे हम सौर मंडल के विषय में जानेंगे और सौर मंडल में हमारी पृथ्वी है, क्या क्या इससे प्रश्न बन सकते हैं। इस पाठ्यक्रम को हम पहला जो कि 6th क्लास के लिए भी बेहतर है और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं, समय न विलंब करते हुए देखेंगे, हम कंटेंट पे ध्यान देंगे। आइए देखते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा गया है, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। बाद में का जो मतलब है, आप उनकी गणना नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी दिख रहा होगा आपको, चमकदार वस्तुओं से भर जाती है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसे प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ टिमटिमाहट अन्य से अलग है। यहाँ पर लिखा है टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्रमा को यानी कि पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है दोस्तों। यहाँ पे देखिए लिखा है स्पष्ट शब्दों में, आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। जिसको आप पूर्ण आकार में देख पाएंगे वह चंद्रमा होगा। अब 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया स्पष्ट, 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। देखिए, क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है दोस्तों कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? हम दिन के समय क्यों नहीं इन छोटी चमकीली वस्तुओं को देख पाते हैं? आश्चर्य होता है। तो आश्चर्य होता है तो इसका समाधान क्या है? अध्ययन करें और इस चीज को समझना है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण, सूर्य की तरफ आप कभी ने देखा है? नहीं देख पाते, आंखों से पानी गिरने लगता है, इतना प्रकाश तेज होता है दिन के समय में। तो अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। जो रात में वस्तुओं को देख लेते हैं, तारों को चमकते हुए, वह दिन में नहीं देख पाते हैं सूर्य के अत्यधिक प्रकाश के कारण दोस्तों। तो यहाँ पे लिखा है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड। देखिए ब्लैक से लिखा गया है गाढ़े से, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं दोस्तों। कुछ जो आकाशीय पिंड, जो खगोलीय पिंड होते हैं, बड़े आकार तथा गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा, प्रकाश, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। जो खगोलीय पिंड का अपना प्रकाश होता है, ऊष्मा, और यह गैसों से बने बड़े आकार में बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है दोस्तों, सूर्य भी एक तारा है दोस्तों। रात के समय में चमकने वाले अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे अधिक दूर होने के कारण हम लोग ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते हैं तथा अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। वे तारे सूर्य से अत्यधिक दूर हैं, इसलिए अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। उसको हम प्रकाश को, उसकी ऊष्मा को महसूस नहीं कर पाते हैं दोस्तों। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि बहुत दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। आप जैसे जैसे किसी वस्तु को दूर छोड़ते जाएंगे, जैसे ट्रेन से आप यात्रा करते हैं, तो जो चीज़ें आपके खिड़की के सामने पड़ती हैं वह बड़ी दिखाई देती हैं। जैसे जैसे दूर जाती जाती हैं आप देखे होंगे कि वह छोटी होती जाती हैं, कुछ समय के बाद वह दिखाई नहीं देती है। तो रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप
तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। नक्षत्र मंडल कहलाते हैं वे। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र है मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सात ऋषि संत, यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। ठीक है दोस्तों, परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति को कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों, नक्षत्र मंडलों को दिखाएं, पहचानवाएं आपसे। यहां पे देखिए बालिका ऊपर के आसमान में तारों को देख रही है। संकेतक तारे देखिए, तारे ये जो टिमटिमा रहे हैं, लिखा गया है आपके खड़े होंगे उत्तर के तरफ मुंह करके, दाहिने तरफ आपका पूर्व, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम, नीचे दक्षिण। तो ध्रुव तारों को यह देख रही है बालिका। देखिए यहाँ पे चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। तो बड़े लोग आपके जो हैं उनसे तारे के बारे में, नक्षत्र मंडलों को आप उनसे समझिए और देखिए रात में। ठीक है, यह बताया गया है इसमें। प्राचीन समय में लोग रात्रि के समय में निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। दिन के समय में सूर्य के प्रकाश के छायाचित्र से करते थे समय का निर्धारण। प्राचीन समय में दोस्तों उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। जो उत्तरी तारा होता है उत्तर दिशा को बताता है और इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्त ऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। कैसे जानेंगे आइए बताता हूँ। यह जो आपके संकेतक तारे हैं इनको आपस में मिलाएंगे। देखिए चित्र में दिखाया गया है, जब इसको आपस में आप मिलाएंगे तारों को तो यह ध्रुव तारे की तरफ संकेत करेगा। यह ध्रुव तारे की तरफ संकेत करेगा और आप आसानी से ध्रुव तारे के बारे में और ध्रुव तारे को समझ सकते हैं। यहाँ हाईलाइटेड पॉइंट है, देखिए हाईलाइट किया गया है। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। यहीं नीचे आएंगे। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। यानी कि ग्रहों के पास दोस्तों अपना प्रकाश नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और उनकी ऊष्मा से गर्म महसूस करते हैं या गर्म होते हैं। कुछ पिंड खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है। यहाँ साफ शब्दों में लिखा गया है, देखिए हाईलाइट किया गया है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंडों को ग्रह कहते हैं। तो यहाँ पे ग्रह के बारे में समझे आप, उसका अपना प्रकाश नहीं होता है, ऊष्मा नहीं होती है, तारों के प्रकाश से प्रकाशित होता है और उसके ऊष्मा से गर्म। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, PLANET, प्लेनेट। ग्रह को अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। जो प्लेनेटाई शब्द है ग्रीक भाषा का, इसी से यह प्लेनेट बना, जिसका अर्थ है चारों ओर घूमने वाला। ठीक है दोस्तों, परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, जिस पे हम अस्थायी रूप से रह रहे हैं, यह एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। जो हमारी पृथ्वी एक ग्रह है, यह अपना प्रकाश और ऊष्मा किससे प्राप्त करती है? सूर्य से। सौर मंडल में पृथ्वी, पाठ का नाम क्या था दोस्तों? सौर मंडल में पृथ्वी। तो हमारी पृथ्वी जो है एक ग्रह है और यह अपना प्रकाश, ऊर्जा, ऊष्मा कहाँ से प्राप्त करती है? सूर्य से प्राप्त करती है। जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, सूर्य एक तारा है जो कि पृथ्वी जो ग्रह है इसके सबसे नजदीक का तारा है, इसलिए हमें सूर्य दिखाई देता है, सूर्य का ऊष्मा प्राप्त होता है। अन्य तारे भी हैं, खगोलीय पिंड जो हैं ब्रह्मांड में, जो कि सूर्य से काफ़ी दूर हैं, वो हमें टिमटिमाते नजर ही नहीं आते हैं, उसकी ऊष्मा प्रतीत नहीं होती है। तो सूर्य पृथ्वी से सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। पृथ्वी को बहुत अधिक दूर से देखने पर, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चमकती हुई प्रतीत होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ चित्र के माध्यम से NCERT बेस्ड कक्षा 6 का भूगोल का यह पुस्तक है, इसमें दिखाया गया है चित्र के माध्यम से। देखिए यहाँ पे ये क्या है? सूर्य है। जो पीला छायाचित्र दिखाया गया है चमकीला, यह सूर्य है, लिखा हुआ है। इस सूर्य के पास में आपका यह देखिए ग्रहों का क्रम बनाया गया है। बुध है, बुध के बाद अगले क्रम में आपका शुक्र,
शुक्र के अगले क्रम में देखिए यहाँ पे पृथ्वी, नीला कलर से जो बनाया गया है पृथ्वी, इसके बाद आपका मंगल, और ये जो बड़ा दिख रहा है सबसे आकार में बड़ा क्या है, बृहस्पति ग्रह है, जुपिटर। तो मार्स, वीनस, अर्थ, ये क्या होगा, मरकरी, बुध को, सॉरी मरकरी, वीनस, अर्थ, मंगल को मार्स बोलते हैं, अंग्रेजी नाम है। और यही मंगल और जुपिटर बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। क्षुद्र ग्रह पट्टी मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है दोस्तों, यहाँ लिखा गया है देखिए, क्षुद्र ग्रह पट्टी। जो ग्रह भटकते रहते हैं उन ग्रहों को क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं, कभी किसी के कक्षा में, कभी किसी के कक्षा में। तो ये क्षुद्र ग्रह जो पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं पट्टी के आकार से, इसे देखिए निर्धारित किया गया है। अब बृहस्पति के बाद आपका शनि, उसके बाद यूरेनस। देखिए शनि, ये इधर देखिए वलयाकार का बनाया गया है शनि के चारों तरफ, इसे वलयाकार ग्रह भी बोलते हैं, छल्लेदार ग्रह भी बोलते हैं इसको, शनि यानी कि स्टर्न। यूरेनस इंग्लिश नाम भी है और हिंदी में भी इसको यूरेनस ही बोलते हैं। उसके बाद आपका यहाँ देखेंगे तो नेपच्यून, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेपच्यून, हिंदी नाम भी नेपच्यून है। सबसे अंतिम ग्रह नेपच्यून है यानी कि वरुण। यूरेनस को हिंदी में अरुण बोलते हैं, अरुण, और नेपच्यून को वरुण, ठीक है। हिंदी में यहाँ लिखा गया है यूरेनस ही, लेकिन इसको अरुण बोलते हैं यूरेनस को, और नेपच्यून जो है वरुण बोलते हैं। यानी कि आपका यही 8 ग्रहों का क्रम है। सूर्य से दूरी के हिसाब से सबसे अधिक दूरी पे आपका वरुण है, उसके बाद घटते क्रम में आएंगे सूर्य की तरफ तो अरुण हो जाएगा, फिर शनि, बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, बुध। यही ग्रहों का क्रम है। देखिए चित्र के माध्यम से बहुत अच्छे से दर्शाया गया, इसमें आप समझ सकते हैं कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, बुध है, मरकरी। यह परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। तो जब सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र हो जाता है। गर्म ग्रह है, चमकीला ग्रह शुक्र को बोलते हैं। सबसे कम समय में सूर्य का परिक्रमा बुध, यहाँ पे देखिए लिखा गया 58 दिन, यह दिनों की संख्या है। सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में बुध करता है। बुध सबसे छोटा ग्रह, सबसे नज़दीक का ग्रह, लेकिन गर्म ग्रह कौन सा, शुक्र। लौह तत्व पाया जाता है, और जहाँ लौह तत्व पाया जाएगा वो सबसे अधिक तेज गर्म होगा। इसी के कारण सूर्य को चमकीला ग्रह कहते हैं। भोर का तारा, सांझ का तारा, सब शुक्र को कहते हैं दोस्तों। अब इस ग्रहों के क्रम को आपने देखा, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के हिसाब से सबसे अधिक दूरी पे कौन है, वरुण है, यानी कि नेपच्यून। सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण यानी यूरेनस, यहाँ पे आपका वरुण, नेपच्यून। कुछ पॉइंट हैं, इसको हम देखेंगे। यहाँ पे नीचे देखिए, बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में करता है। ये जो बुध है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है कि 88 दिन में परिक्रमण करता है। अपने अक्ष पर घूर्णन 58 या 59 दिन कह सकते हैं। अपने अक्ष का जो भी यहाँ पे अंक लिखा गया है आपको, ये अक्ष पर घूर्णन का लिखा गया है। परिभ्रमण जो है 88 दिन में बुध करते हैं। शुक्र सूर्य के चारों ओर एक परिभ्रमण 255 दिन में करते हैं। अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन में शुक्र का है, 255 दिन में परिक्रमण, और अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन में। पृथ्वी का है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 365 दिन पृथ्वी लगाती है। अपने अक्ष पर घूर्णन एक दिन में यानी कि 24 घंटे में पृथ्वी पूरा करती है अपने अक्ष पर, और पूरा परिक्रमण 365 दिनों में, जिसको एक वर्ष बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। चंद्रमा की संख्या 1 यानी कि उपग्रह पृथ्वी का एक चंद्रमा है। मंगल ग्रह के विषय में देखेंगे। चंद्रमा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन अपने अक्ष पर यह घूर्णन एक दिन में करते हैं, और चंद्रमा की संख्या यहाँ पे 2 यानी कि चंद्रमा का संख्या यानी उपग्रहों की संख्या 2। मंगल ग्रह पे के 2 उपग्रह फोबोस और डिबोस। आंतरिक ग्रह सूर्य से बहुत नज़दीक हैं, ये चट्टानों से बने हैं। आंतरिक ग्रह की संज्ञा मंगल, पृथ्वी, शुक्र और बुध को दिया जाता है दोस्तों, इसे आंतरिक ग्रह बोलते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये चट्टानों से बने हैं, और इसी में से पृथ्वी पर जीवन संभव है, जो कि लोग निवास करते हैं पृथ्वी पर।
बाह्य ग्रहों में देखेंगे तो बृहस्पति 5वें क्रम पे सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल 11 महीना लगभग 12 साल बोल सकते हैं अपने अक्ष पर घूर्णन यह 9 घंटे 56 मिनट। चंद्रमा की संख्या यहाँ पे 53 यानी कि चंद्रमा की संख्या यहाँ पे लिख रहा है यानी उपग्रहों की संख्या दोस्तों लगभग 63 हो चुका है इस समय वर्तमान में। शनि ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल लगाते हैं 5 महीना अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटा 40 मिनट। चंद्रमा की संख्या यानी लगभग 53 इसका भी संख्या अधिक हो चुका है। उपग्रहों की संख्या 53। बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं। एक गैसों और तरल पदार्थों से बने हैं दोस्तों। बाह्य ग्रह गैसों और तरल पदार्थों से बने हैं और यह सूर्य से बहुत दूरी पर स्थित हैं। इसी में 7वां है यूरेनस। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 84 साल लगाता है अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटा 14 मिनट। चंद्रमा की संख्या यानी कि उपग्रहों की संख्या 27 है। यूरेनस यानी अरुण, अरुण पे उपग्रहों की संख्या 27। यह परिक्रमण 84 सालों में सूर्य का करता है। सबसे दूरी के हिसाब से यह अंतिम से दूसरा क्रम है यूरेनस का। नेपच्यून यानी वरुण सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर सूर्य की चारों ओर परिक्रमण 164 साल सबसे अधिक समय में यही परिक्रमण करता है। सूर्य का सबसे दूर पर चुकी स्थित है। अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटा 7 मिनट। चंद्रमा की संख्या यानी उपग्रहों की संख्या 13 यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे अधिक दूरी किसका है सूर्य से? वरुण का, नेपच्यून, और यह परिक्रमण 164 सालों में करता है सूर्य का। आइए आगे देखते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है दोस्तों। यह हमारी पृथ्वी का सहचर तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है चंद्रमा, सहचर है पृथ्वी का और यह एक उपग्रह है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। जैसे पृथ्वी को छोड़ दें, शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और ऊष्मा से गर्म। इनमें से कुछ के पास अपना चंद्रमा भी है। अपना चंद्रमा यानी उपग्रह भी है। कुछ के पास अपना उपग्रह भी है। इसी में सौर मंडल को देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। सौर मंडल का निर्माण सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, अन्य खगोलीय पिंड सभी मिलकर के उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, 8 ग्रह, सूर्य मिलकर के सौर मंडल का निर्माण करते हैं। हमें सौर परिवार का, इसी सौर मंडल को सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य है। परिवार का एक मुखिया होता है तो इसी सौर मंडल का मुखिया आपका तारा का प्रधान सूर्य है जो कि पृथ्वी से सबसे नजदीक है। सौर मंडल का जो मुखिया सूर्य है, इसमें परिवार के सदस्यों को देखेंगे। सूर्य, 8 ग्रह आपका हो जाएगा, उपग्रह, खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड सभी मिलकर के सौर मंडल का निर्माण करता है। अब इस मुखिया के विषय में देखेंगे दोस्तों। सूर्य के विषय में आइए देखते हैं। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य देखिए यहाँ पे, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को, गर्म गैसों से बना जो है, इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। और सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि इस सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी के लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य दोस्तों पृथ्वी से कितना दूरी पे है? 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। अब हम देखेंगे ग्रहों के विषय में देखेंगे। ग्रह दोस्तों देखेंगे, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं। सूर्य से जैसे जैसे हम दूरी के अनुसार देखेंगे बढ़ता जाएगा। सबसे नज़दीक बुध हो गया दोस्तों। उसके बाद आपका शुक्र से अधिक दूरी पे पृथ्वी तीसरी ग्रह है सूर्य से दूरी के हिसाब से।
चौथा मंगल, पांचवें क्रम पर बृहस्पति, छठे पे शनि, उसके बाद यूरेनस यानी कि अरुण तथा नेपच्यून, इसको हम हिंदी में बोलते हैं वरुण। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से यही ग्रहों का क्रम है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है दोस्तों, सबसे अधिक दूरी पे आपका यही नेपच्यून यानी कि वरुण है। सबसे नज़दीक ग्रह बुध यानी मरकरी। ठीक है दोस्तों, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, यानी कि माई, मरकरी, भेरी, भी से देखिए रेड से जो दिखा गया है मेन अक्षर है जो फर्स्ट क्रम का, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, जो इन अंग्रेजी अक्षरों का फर्स्ट लेटर है वो रेड से दिखा गया है, यानी माई का एम जो निकल के आएगा मरकरी, भेरी का भी जो निकल करके आएगा वेनस, एफिशिएंट का ई निकल के आएगा अर्थ, मदर का एम निकल करके फर्स्ट लेटर आएगा तो ये आपका हो जाएगा मार्स यानी मंगल ग्रह, जस्ट का जे निकल के आएगा जुपिटर, सर्व्ड का एस निकल के आएगा तो एस से क्या हो ईस्टर्न यानी कि शनि, और अस का यू निकल के आएगा यूरेनस, नट्स का एन निकल के आएगा नेपच्यून। ठीक है दोस्तों, तो ये अंग्रेजी में अक्षरों को याद करने का आसान ट्रिक है, तरीका है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, याद कर देंगे और फर्स्ट लेटरों से इन क्रम को याद रख सकते हैं आप, ग्रहों के क्रम को। पूछता है कभी कभी इंग्लिश में दे देगा मरकरी, मार्स, वीनस, तो लोगों को दिक्कत होने लगती है कि ग्रहों का क्रम अंग्रेजी में, तो ये याद करने का आसान तरीका है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा तरीका से दिया है, एनसीईआरटी का बुक है कक्षा 6 का, इससे मैं अध्ययन करा रहा हूँ आपको। प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं, सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जो 8 ग्रह हैं एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये रास्ते क्या है, दीर्घवृत्ताकार में सूर्य का चक्कर लगाते हैं ग्रह जो हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। जो बुध है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर अगर लगाता है सूर्य के चारों ओर तो इसको 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ठीक है दोस्तों, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह आकार में समान है और पृथ्वी का गुण मिलता है, जिससे कि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। पृथ्वी की बहन माना जाता है इसको, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। जुड़वा बहन माना जाता है शुक्र को पृथ्वी का। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपने बैठक में इसे जो प्लूटो था ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया अगस्त 2006 में। यह निर्णय किया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य पिंड, ठीक है दोस्तों, 2003 यूवी 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। इन्हें ग्रह की श्रेणी से 2006 में निकाल दिया गया प्लूटो को। दोस्तों 9 ग्रह थे उस समय। आइए देखते हैं, पृथ्वी को देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे पृथ्वी के विषय में जानेंगे। पृथ्वी को देखेंगे, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी कौन सा ग्रह है, तीसरे क्रम का ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में देखेंगे तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों, और पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इसको ध्यान देंगे, नोटेड पॉइंट है, यहाँ देखिए हाईलाइट किया गया है। यह पृथ्वी के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भूआव कहा जाता है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। ध्रुव यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ध्रुवों के पास पृथ्वी चपटी है, इसी के कारण इसे भूआव कहते हैं। भूआव का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। ठीक है दोस्तों, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभव केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। जीवन, मानव, जीव जंतु, यह पृथ्वी पर संभव पाया जाता है और यहीं पर पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है दोस्तों। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यह पानी एवं वायु उपस्थित है यहाँ पर। जीने के लिए 2 चीजें, हवा और पानी। ठीक है दोस्तों, पंच तत्व में मिला शरीर जो कहा गया है, यह पृथ्वी पर उपलब्ध है। जो तत्व हैं जीवन उपयोगी, यह पृथ्वी पर उपलब्ध है। वायु उपस्थित हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। जीवन जीने के लिए जो चीजें आवश्यक हैं कहाँ उपलब्ध है, पृथ्वी पर। इसीलिए पृथ्वी पर जीवन संभव है दोस्तों। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन मौजूद है कहाँ पे, पृथ्वी पर। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है।
सबसे अद्भुत ग्रह। पृथ्वी पर हर एक चीज़ें जो जीवन उपयोगी है मिलती हैं, इसलिए पृथ्वी अद्भुत ग्रह है। यह एनसीईआरटी बेस्ड पुस्तक कक्षा 6 क्लास का भूगोल का पुस्तक है दोस्तों। जो भी चीज़ें इसमें दी हैं, फैक्ट दी रहती हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं और कक्षा 6 के लिए भी उपयोगी है बच्चों के लिए। यहाँ अध्ययन मैं करा रहा हूँ, इसको हाईलाइट जो पॉइंट है उसे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसके 2/3 पर पानी से ढका है यह, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी पर 2/3 भाग क्या है? पानी। यानी कि पृथ्वी का एक गोले के समान आप लेंगे तो यह जो पृथ्वी आपको दिख रही है, इसके 2 हिस्से पे 3 हिस्सा इसका करेंगे, 2 हिस्सा जो है आपका पानी है और जो तीसरा हिस्सा केवल बस भूखंड में विभाजित है, इसलिए यह नीला दिखाई देती है ऊपर से। अगर आप देखेंगे, इसी कारण इसे नीला ग्रह का संज्ञा दिया गया है। चंद्रमा के विषय में देखेंगे, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है दोस्तों। पृथ्वी के व्यास से चंद्रमा का व्यास 1/4 है, यानी कि 1/4। इसी कारण यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। जिस तरह सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, तो उपग्रहों में देखेंगे तो एक ही मात्र उपग्रह है पृथ्वी का, चंद्रमा, जो कि पृथ्वी से नज़दीक का है और इसलिए इतना बड़ा और हमें प्रतीत होता है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी क्या है दोस्तों? 3,84,400 किलोमीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाईलाइट किया गया है, आप इसे नोट कर सकते हैं। आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। चूंकि आपको बता दें, यहाँ पे लिखा गया है पृथ्वी की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है दोस्तों। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। यहाँ पे प्रकाश की जगह पृथ्वी बोल दिए थे, आप प्रकाश देखेंगे, यहाँ पे प्रकाश की गति मैं बता रहा हूँ 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य को जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लेता है दोस्तों। आप सोच सकते हैं कि कितनी दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच में, कि जो कि 8 मिनट का समय लगता है सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। और प्रकाश की गति देख रहे हैं यहाँ पे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। तो ये चीज़ें ध्यान देंगे आप कि पृथ्वी की दूरी चंद्रमा से 3,84,400 किलोमीटर है। आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। यहाँ पे एक तथ्य है, रोचक तथ्य है और नोटेड पॉइंट आप है। नील आर्मस्ट्रांग जो थे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 यानी कि 1969 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था, नील आर्मस्ट्रांग दोस्तों। और यहाँ पे दिया है आपको, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है। यहाँ नोटेड पॉइंट है, क्या हाईलाइट किया गया है, देखिए, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो आपके 8 ग्रह हैं सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उसके क्या बोलते हैं? उपग्रह बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उसे उपग्रह बोलते हैं। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह बोलते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। मानव निर्मित जो उपग्रह भेजे जाते हैं ग्रहों पर, वह एक कृत्रिम पिंड होते हैं दोस्तों। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया जाता है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यमों के लिए किया जाता है। जो वैज्ञानिकों के द्वारा उपग्रह भेजे जाते हैं ग्रहों पर, वह मानव निर्मित होते हैं दोस्तों। और यह उपग्रह क्या करते हैं? ग्रहों के विषय में बारीकियां जानकारी लेकर के वैज्ञानिकों को उपलब्ध कराते हैं। रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजा जाता है। रॉकेट पृथ्वी की कक्षाओं में स्थापित किया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं जैसे कि इनसेट है, IRS है, एडुसैट है इत्यादि। ये सभी क्या है? उपग्रह हैं जो कि मानव निर्मित है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं मुख्य पॉइंट। अंतिम पेज पाठ के हम समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। दिया गया है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। 27 दिनों में वह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है।
और पृथ्वी का भी 27 दिन में चक्कर लगाता है चंद्रमा। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा को केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। हम पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग देख सकते हैं दोस्तों। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसका सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है दोस्तों। चंद्रमा की जो परिस्थितियां हैं जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसका सतह पर जो है पृथ्वी, पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो पृथ्वी के चंद्रमा के सतह पर छाया बनाते हैं, और यह छाया जो है पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर देखा जा सकता है दोस्तों। क्षुद्र ग्रह के विषय में देखेंगे, यहाँ हाईलाइटेड पॉइंट है। तारा, ग्रह, उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और यह क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? मंगल एवं बृहस्पति कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं दोस्तों। यहाँ हाईलाइट पॉइंट किया गया है। पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रहों के बीच में क्षुद्र पट्टी पाई जाती है। उसी क्षुद्र पट्टियों में क्षुद्र ग्रहों का विस्तार मिलता है दोस्तों। बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह का ही भाग होते हैं दोस्तों, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। यह ग्रहों का ही भाग है क्षुद्र ग्रह, जो कि विस्फोट के बाद बहुत समय पहले यह ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। ठीक है दोस्तों, यही क्षुद्र ग्रह देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। सफेद आपका पत्थर के नुमा का यह आकृति है क्षुद्र ग्रहों की। अब देखेंगे हम उल्का पिंड को जानेंगे। उल्का पिंड क्या होता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ क्षुद्र ग्रह किसे बोलते हैं? तो यह ग्रहों के समान होते हैं, और ग्रहों से टूटे हुए विस्फोट के बाद भाग जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं उसे क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। कभी कभी देखे होंगे आप, वैज्ञानिक आगाह करते हैं कि पिंड गिरने वाला है। अब इन्हीं पिंड जो गिरते हैं उससे क्या झीलों का निर्माण होता है दोस्तों। ये जो चिल्का झील आपका उड़ीसा में है, वह पिंड गिरने के कारण ही गड्ढा बन जाता है, और वहां गड्ढे में पानी भरने के कारण वह झील का निर्माण होता है वहां पे। तो पृथ्वी के इतना करीब कभी कभी आ जाते हैं कि पृथ्वी पर गिरने को होते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। जब पृथ्वी के करीब आते हैं तो घर्षण की क्रिया होती है दोस्तों, और यह जलते हुए प्रतीत होते हैं। कभी जलते हुए पृथ्वी पर गिरते हैं, कभी बड़े पैमाने पर बिना जले हुए भाग गिरता है। इस प्रकार के कभी कभी जल जाते हैं तो पृथ्वी पर प्रतीत ही नहीं होता है। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, जो चीजें मैं आपको बताया हूँ यहाँ पे नीचे लिखा गया है कि अगर बिना जले हुए गिरता है तो पृथ्वी पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आप जानते हैं तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैले चौड़े सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इसी आकाश गंगा का एक भाग है। ठीक है दोस्तों, जो आप देखे होंगे बोलते हैं कि गूंगी जहां जा रही है, सफेद कलर का आकाश में जो दिखाई देती है पट्टी, वही आपका मिल्की वे आकाश गंगा, यही पट्टी आकाश गंगा है दोस्तों। और रास्ते के समान इस तरह चलता 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 जो दिखाई देता था आकाश में। और बचपन में आप लोग भी, अभी जो बच्चे 6th क्लास में हैं, देखते हैं आकाश गूंगी जहाज उसको बोलते हैं, वही हमारा सौरमंडल आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इसी प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा दोस्तों। वह बहती नदी जो जाती है बिना आवाज किए, उसकी कल्पना की गई थी बहती नदी से, इसीलिए उसका नाम आकाश गंगा पड़ गया। करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है वह। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की एक विशालतम कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। आकाश गंगाएं मिलकर क्या करती हैं? ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं दोस्तों। ब्रह्मांड की विशालतम कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं मिली है। ब्रह्मांड के आकार के विषय में कोई जानकारी नहीं मिली है दोस्तों। अभी तक वैज्ञानिक लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम इसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। पृथ्वी एक ब्रह्मांड का हिस्सा है दोस्तों, और हम जानते हैं कि हम भी एक ब्रह्मांड का हिस्सा हैं जहां हम निवास करते हैं।
यहाँ पे आपको दिख रहा है पृथ्वी, सौरमंडल, आकाश गंगा, ब्रह्मांड। सबसे अंतिम छोर पे आपका ये ब्रह्मांड दिख रहा है। अभी इसकी कोई सीमा, कोई आकार नहीं निर्धारित है, वैज्ञानिक लगे हुए हैं। यानी कि यह जो बच्ची यहाँ पे जो दिख रही है पृथ्वी के करीब है, पृथ्वी पे है, उसके बाद सौरमंडल, सबसे नजदीक का तारा, आकाश गंगा, मिल्की वे, उसके बाद ब्रह्मांड। यह आपका पाठ्यक्रम समाप्त होता है सौरमंडल में हमारा पृथ्वी। दोस्तों, आपने देखा सौरमंडल को जाना, पृथ्वी को जाना, उल्कापिंड को जाना, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, और हम पृथ्वी पर कौन कौन सी आवश्यक चीज़ें हैं जो जरूरी है जीवन के लिए, इसको देखा आपने। तो इसी क्रम में आज का यह पहला आपका पाठ्यक्रम सौरमंडल में पृथ्वी समाप्त होता है। और इससे जो भी जानकारी आप प्राप्त किए हैं उसे नोट करें, स्क्रीनशॉट लें और नोट बनाते चलें। आपका पहला यहाँ पे चैप्टर समाप्त होता है। जय हिंद दोस्तों, यही आपका SCERT जो स्टेट गवर्नमेंट की बुक है, उत्तर प्रदेश सरकार की, यही पहला चैप्टर भूगोल का 6th क्लास का बुक है। इसमें दिया है हमारा सौरमंडल, और जो NCERT की बुक है उसमें पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। दोनों बात वही है और दोनों चीज़ें जो बताया हूँ उसमें आपको समान मिलेंगी। थोड़ा सा बस अंतर है, हमारा सौरमंडल उसमें दिया है सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक है दोस्तों, यह जो बुक देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश सरकार कक्षा 6 की बुक है भूगोल की। इसमें भी बहुत अच्छा पॉइंट दिया है दोस्तों, कंटेंट अच्छा इसमें आ रहा है। SCERT की बुक हो चुकी है यह। तो आपको हम NCERT के दूसरे चैप्टर के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर दूसरा चैप्टर है, दूसरा पार्ट है आपका अक्षांश एवं देशांतर। ग्लोब के अंतर्गत आपको समझाएंगे अक्षांश और देशांतर पाठ्यक्रम को। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, आपको ऐसे ही कंटेंट और ऐसे पाठ्यक्रम के साथ मिलेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए दोस्तों। जय हिंद, दैट्स ऑल। लेट्स गो विथ MK सिंह। बने रहिए चैनल पे। चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों।